आज की क्लास में हम लेके आए हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम सेक्शन 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और इसके अलावा अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तीय 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है। यहाँ हमें एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और एक संख्या भी दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। जैसा कि हम वास्तविक संख्याओं में पढ़ते हैं कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, तो अगर उन ए और बी का गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल है उन संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ हमें दे रखा है, माना कि पहली संख्या दे रखी है ए बराबर 54 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ ए का मान हम रखेंगे 54, बी का मान हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ दे रखा है 27 और एलसीएम दे रखा है 162। इसको जब सरल करेंगे तो b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 गुणा 162 बट्टा 54। देखो 27 का भाग 27 में एक बार और 54 में 2 बार, फिर बच जाता हमारे पास 162 में 2 का भाग। और जब 162 में 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 16 आ जाएगा, पीछे शेष बचेगा 2, 2 में 2 का भाग एक बार, अर्थात हमारी जो दूसरी संख्या है उसका मान 81 प्राप्त होता है। इस प्रकार का प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2026 में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार करके जाएं कि अगर कोई दो धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक दे रखे हो और उनके एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हो, तो उनका जो संख्याओं का जो गुणनफल है उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल 81 जिस ऑप्शन में है वो राइट है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न दे रखा है हमें कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखा है और द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, उसके मध्य पद के दो हिस्से करते हैं। मध्य पद के ऐसे दो हिस्से करते हैं कि उनका योगफल मध्य पद के बराबर हो और उनका गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ -2x को हम 4x माइनस के और प्लस के 2x के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि -4x और 2x अगर जोड़ें तो क्या प्राप्त होता है, हमें जोड़ने पर -2x आता है। गुणा करते हैं तो -8, गुणा करने पर -8x स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ -2x की जगह हम ये रख देंगे। चलिए मैं यहाँ हल करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह हम -4x प्लस के 2x रखेंगे, -8। इसको सरल करेंगे तो यहाँ देखिए x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा x - 4। समूह बनाते हैं, ये पहला समूह, ये दूसरा समूह, और समूह में से कॉमन लेते हैं। दूसरे समूह में 2 कॉमन आएगा, क्योंकि देखो 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं,
तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, पीछे बचा x माइनस 4। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 पद बन रहे हैं। 2 पदों में x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन है, तो हम x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। शेष क्या बचेगा, x और प्लस के 2। हमें पता है कि जब भी हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते हैं तो गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। इसी तरह x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 2। तो कौन से ऑप्शन में 4 कॉमा माइनस 2 हैं, यहाँ दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। आप देख रहे हैं एक शून्यक माइनस 2 है और दूसरा शून्यक 4 है। इसके साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 ही हो सकते हैं। जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसमें शून्यक हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे कभी ज़्यादा नहीं होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। दे रखा है पहली संख्या x है, x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। आपको यहाँ कथन दे रखा है और कथन से समीकरण बनाना है। तो यहाँ हम देखते हैं, दिया है x का दोगुना और दूसरी संख्या y से 7 गुणे से 5 कम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ दे रखा है x का दोगुना, तो x का 2 गुणा मतलब x का 2 से गुणा करते हैं। ये जो x का दुगुना है वह y का जो दूसरी संख्या है उसके 7 गुणे से 5 कम है, तो ये y का 7 गुणा और इससे 5 कम है। यानी देखिए x का 2 गुना y के 7 गुने से 5 कम है, तो हमने घटा दिया, ये किसके बराबर होगा, x के दुगुने के बराबर। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा है हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर 3 हो n वा पद होगा। हम जानते हैं कि n वा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। n वा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an = a प्लस n माइनस 1d। जहाँ हमें a दे रखा है 2, सार्व अंतर दे रखा है 3 और n वा पद बताना है, तो ये मान इसमें रखते हैं। तो n वा पद a का मान 2 प्लस n माइनस 1 और d है हमारा 3। इसको और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। an = 2 प्लस 3 और इन n माइनस 1 का गुणा करने पर 3n माइनस 3, यही प्राप्त होगा। अब देखते हैं यहाँ प्लस के 2 माइनस के 3, इसको माइनस 3 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो 3n माइनस 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थात अगर प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो n वा पद है हमारा 3n माइनस 1 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं, देखो 3 के प्रथम 5 गुणज होते हैं 3 के बाद में 3 का 2 से गुणा करने पर 6, 3 का 3 से गुणा करने पर 9, 3 का 4 से गुणा करने पर 12, 3 का 15 से गुणा करने पर
5 से गुणा करने पर 15। तो यहाँ दे रखा है 3 के प्रथम 5 गुणज। गुणज का मतलब जानते ही हैं, 3 का 1 से गुणा करने पर, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से और 3 का 5 से गुणा करने पर ये संख्याएं प्राप्त होती है और इनका योगफल बताना है। आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक फॉर्मूला है, यदि ये समांतर श्रेणी बन गई क्योंकि इनके बीच में सब में 3-3 का अंतर है, सार्वअंतर समान है, सब में अंतर समान है, तो हम कहेंगे nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 और a + l। यहाँ आप देख रहे हैं n का मान कितना है, पदों की संख्या, पद हमारे पास हैं 5, 5/2, प्रथम पद है हमारा 3 प्लस l क्या है, अंतिम पद कितना है हमारे पास 15। इसको जब सरल करेंगे तो 5/2 गुणा 15 गुणा 3 कितने होते हैं, 15 + 3 कितने होते हैं 18, और 2 का भाग 18 में कितनी बार गया 9 बार, 9 और 5 का गुणा कितना आया 45। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि त्रिभुज PQR में PQ² + QR² = PR² है तो कौन सा कोण समकोण है। या हम मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे ही मान लेते हैं कोई भी। इसने कहा है कि PR² है वो हमारा क्या है, कर्ण है। भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हम जानते हैं कि कर्ण² = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। तो हमने ये समकोण त्रिभुज ले लिया। यहाँ देखिए कर्ण के बराबर क्या लिखा है, PR² है, आधार PQ² है और लंब हमारा QR² है। यानी कर्ण स्क्वायर PR है तो ये P मान लेते हैं, इसको R मानते हैं, ये कर्ण होता है। और तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, PQR, क्यों हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब ये कहा है कि कोण समकोण कौन सा होगा, तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण हो रहा है, Q वाला कोण समकोण हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां, यदि बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी होगी, बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जब भी हमें किसी अक्ष से दूरी बतानी होती है तो उसके विपरीत निर्देशांक को बता देते हैं। यहाँ है x अक्ष से दूरी बतानी है, तो इस बिंदु में देखिए 0,3 में x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक क्या है 3 है। इसका मतलब ये बिंदु कहाँ है, y अक्ष पे हैं, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं x अक्ष से दूरी बतानी है, तो बता दीजिए y का निर्देशांक कितना है, y का निर्देशांक 3 है, तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी 3 इकाई होगी। आपको केवल जिस अक्ष से पूछे उसके विपरीत वाला निर्देशांक बताना। या जैसे मान लीजिए y अक्ष से पूछा जाता तो x अक्ष के निर्देशांक बताते, x अक्ष पूछा है तो y निर्देशांक को बता रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान क्या होता है। यहाँ हम जानते हैं त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों के मान हमें पता है, तो 2 गुणा sin 45 cos 45। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसी प्रकार cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। आपको याद कीजिए, वो टेबल याद होगी त्रिकोणमिति में 8वें यूनिट के अंदर। तो यहाँ ये मान रखेंगे 2 गुणा sin 45 का मान भी 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2, सरल करेंगे 2 गुणा 1/, हम जानते हैं √2 गुणा √2 कितने हो जाते हैं
2 हो जाते हैं, क्योंकि देखो आधी और आधी घातें जोड़ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर में 2, 2 अंश में भी हर में भी कट जाएगा, क्या उत्तर आएगा, 1 आएगा। साथ में इस पूरे को सरल करने पर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसा, चौथे ऑप्शन में है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई 1/√3 गुना है या हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ऐसे मानते हैं हमारा जो वृक्ष है वो ऐसे है, ये वृक्ष है, ये भूमि और सूर्य इधर है, तो सूर्य का प्रकाश ऐसे गिरेगा और सूर्य की किरण है वो गिरती हुई यहाँ तक आएगी। इसने क्या कहा कि जो वृक्ष की छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। अगर उसकी ऊंचाई 1 है तो उसकी जो छाया है वो कितनी है, 1√3 है, 1√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, ये वाला उन्नयन कोण हो गया भाई, से क्षैतिज से ऊपर की ओर उठा हुआ कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, समकोण त्रिभुज बन गया। और त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि जो न्यून कोण ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये क्या हो जाएगी, आधार, और ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो हम यहाँ रखेंगे, क्या ज्ञात करना है, हमें कोण ज्ञात करना है, जबकि हमें एल और ए दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है। तो लंब बटा आधार रखते हैं। हम जानते हैं लाल बट्टा कक्का से भाई साइन कोस और टेन कॉट सेक और कोसेक के जो अनुपात है वो हम जानते हैं। ये साइन कॉस टेन, तो L/A क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो L का मान है 1 और A का मान है 1, इसका गुणा है 1/√3 बराबर टेन थीटा, जिसको हम और सरल करेंगे। इसका मतलब ये है, इसको मैं अलग से हल करता हूँ। यहाँ 1 में भाग देना है 1/√3 का। आप जानते हैं भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाता है, भिन्न पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा, √3। तो यहाँ देख रहे हैं √3 बराबर टेन थीटा। अब टेन थीटा में √3 मान किसका होता है। देखिए आपने देखा होगा कि टेन 60 का मान, इस साइन 60 का मान √3/2 है, कोस 60 का मान 1/2 है। तो ये काटने पर देख मान प्राप्त कर हो जाता है हमारा √3, अर्थात जो टेन 60 का मान है वो √3 है। मैं √3 की जगह ये रख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख के हल कर रहा हूँ कि टेन 60 डिग्री है बराबर टेन थीटा के। तो थीटा कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, अर्थात हमारा ये न्यून कोण है वो 60 डिग्री का है। यानी सूर्य के साथ में जो छाया है वो 60 डिग्री का जो कोण है वो बना रही है। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए हमें त्रिकोणमिति की अच्छी समझ होनी चाहिए। वो सारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं वो याद होने चाहिए। इसके अलावा विशिष्ट त्रिकोणमितीय कोणों के मान पता होने चाहिए। और त्रिकोणमिति में शेष क्या बचता है, सरल समीकरण है, जो 3 सरल समीकरण दे रखी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, वो याद रखनी है तीनों, तो उससे हम सरल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। देखो वृत्त होता है हमारा ऐसा, और उसके मान लीजिए ऐसा व्यास खींच लें, व्यास क्या होता है, व्यास है वो त्रिज्या का जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये r है, तो ये भी r है, तो ये 2r हो गया। ये कह रहा है व्यास के सिरों पर यहाँ स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। हम जानते हैं, आपने देखा होगा प्रमेय में
कि अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो त्रिज्या के साथ में समकोण बनाता है। त्रिज्या के साथ में क्या बनाता है? वो स्पर्श रेखा समकोण बनाती है। तो यहाँ ये 90 डिग्री हो गया, ये भी कोण 90 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं, मान लीजिए ये एल रेखा है और ये एम है और ये ए बी है। तो ए बी रेखा एक तिर्यक रेखा है एल और एम के, और इसके जो अंतः कोण बन रहे हैं इनका योगफल 90 और 90 कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं इस तरह से है और उसकी तिर्यक रेखा हो और उसके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो वो जो रेखाएं हैं वो कैसी होती है? समांतर होती है। तो अर्थात यहाँ एल समांतर होगी एम के। प्रश्न समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारे, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। ये है 176। तो हम यहाँ क्या करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करनी है तो 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, इसको सरल करते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 176। ये 7 हर में है, इधर जाते ही क्या हो जाएगा? अंश में, और 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब हम इसको सरल करते हैं। देखिए, 2 का भाग 176 में देते हैं तो क्या आता है? 8 बार भाग गया और एक 8 बार गया, 88 बार भाग गया। 2 का देख सकते हैं, देखो 8 बार देने 16, शेष बचा 1, उतारेंगे से 16, 16 में 8 का 2 का 8 बार, गुणा 7/22। अब 22 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा? 28, और इकाई हमारी क्या है? सेमी। तो हमारे यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 सेमी। कितनी प्राप्त होती है त्रिज्या? 28 सेमी। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो दे रखा है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? गोले का आयतन दे रखा है और हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है, आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, और यहाँ फॉर्मूले से सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है माध्यमिक परीक्षा 2026 में। तो विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, और इसने आयतन दे रखा है 36 पाई। अब इसको सरल करते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए, पाई से पाई कट गया, और अब हम सरल करते हैं। आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 है, इसका पक्षांतरण करने पर ये भिन्न पलट जाएगी, अंश का हर बन जाएगा, हर का अंश। इसका मतलब 36 गुणा 3 बट्टा क्या हो गया? 4 हो गया। इसको हम और सरल करते हैं। 4 का भाग 36 में कितनी बार गया? 9 बार गया। और हम जानते हैं कि आर क्यूब है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 गुणा 3 कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो यहाँ हल करते हैं, आर क्यूब बराबर आर क्यूब बराबर 27 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा √27। रूट नहीं, घनमूल। घनमूल करेंगे तो जब घनमूल करेंगे तो घनमूल का मतलब क्या होता है? यहाँ घात 3 है तो घनमूल करेंगे, और घनमूल का मतलब होता है 27 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 प्राप्त होता है। में 3 का एक जोड़ा बन रहा है, अर्थात 27 का घनमूल क्या प्राप्त होगा? 3 होगा। अर्थात हमारे उस गोले का जो आयतन दे रखा था 36 पाई, उसकी त्रिज्या कितनी प्राप्त होती है? 3 सेमी। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले
यहाँ हमें दे रखा है प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती है जैसे कि 0 से शुरू होती है और धनात्मक अनंत की ओर जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं क्या होगी, 0 से शुरू होगी तो 1 से लगाकर 10 तक होगी। ये 10 संख्याएं ये होगी और 0 एक साथ में, तो ये 11 संख्याएं होगी। ये प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इनका योग ज्ञात करेंगे। आप सीधा भी कर सकते हैं, इनका योग ज्ञात करके 11 का भाग देंगे तो माध्य ज्ञात हो जाएगा। या फिर हम है वो ये एक समांतर श्रेणी बन गई है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है n/2 a प्लस l से इनका योग ज्ञात करेंगे। फिर 11 संख्याएं हैं तो 11 का भाग दे देंगे। देखते हैं, यहाँ n का मान है, हमें संख्याएं हैं 11/2, प्रथम पद आ रहा है 0, अंतिम पद है 10। जब इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/2 गुणा 10, 10 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 5, 5 गुणा 11 कितने आ गए 55। तो ये 11 पदों का योग आया है, इन सब का योग। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ प्रेक्षणों का योग है 55 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 11 है, तो 11 का भाग देंगे। 11 का भाग 55 में कितनी बार गया, 5 बार। तो हमारा यहाँ माध्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से देख के जाना है। इस प्रकार के बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, उनको आप हल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की समझ विकसित हो सके। अगला प्रश्न है हमारे पास, बंटन 3,3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक है। बहुलक हम जानते हैं कि किसकी आवर्ती ज़्यादा होती है, जिस बहुपद की आवर्ती ज़्यादा होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 है, वो 1, 2, 3, 4 और 5 बार आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आवर्ती 3 की है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह हमारा प्रायिकता से है। प्रायिकता में दे रखा है किसी घटना ई की प्रायिकता दे रखी है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता तथा किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तथा घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.05, और 1 में से 0.05 घटाने पर क्या आता है 0.95। कौन से ऑप्शन में ऐसा है, चौथे ऑप्शन में है, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जहाँ पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 5/2 का 11वां पद बताना है। आपको यहाँ 11वां पद लिखना है, क्या होगा, सरल करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n-1d। यहाँ प्रथम पद है -3 प्लस 11वां पद ज्ञात करना है, n का मान 11 -1 और d कितना हो जाएगा ज्ञात करेंगे। तो d क्या होता है हम जानते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, सार्वंतर निकल जाएगा। यहाँ है दूसरा पद -1/2 -3,
और सरल करेंगे तो -2/3 माइनस माइनस प्लस हो गए 3 हो गया। इसको जब सरल करेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 का भाग 2 में एक बार, एक और -1 का गुणा -1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 और 3 का गुणा 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 मतलब 5/2। तो सार्वंत्र कितना प्राप्त होता है हमें? 5/2 प्राप्त होता है। तो -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 10 इंटू 5/2। 2 का भाग 10 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। क्या बचता है? यहाँ बचता है बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 प्लस 5 गुणा 5 कितने होते हैं? 25। तो 25 और 3 का योग कितना होता है? 28। अर्थात 11वां पद हमारा कितना प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। 11वां पद है वो 28 है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ हम 60 डिग्री के मान रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 के मान क्या होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। त्रिकोणमिति की जो कोणों के जो विशिष्ट कोणों के जो मान हैं वो आपको याद होने चाहिए, वहाँ से ये मान रखते हैं। माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका करना है स्क्वायर। सरल करने पर देखो 1/2 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? 1/4। फिर है माइनस √3/2 का स्क्वायर करने पर √3 गुणा √3 का मतलब 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। देखो यहाँ हर समान है 4, तो अंश में जैसी संख्या है वैसी की वैसी रखेंगे। -3 में से 1 गया तो -2/4, और -2/4 को हम और सरल कर सकते हैं 2 से काट कर। 2 का भाग 2 में एक बार और 4 में 2 बार, साथ में क्या है? माइनस है। तो क्या आएगा? इसका मान आएगा -1/2 प्राप्त होता है। तो दूसरी खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? -1/2। अगला तीसरा प्रश्न है हमारे पास। तीसरा प्रश्न है, यदि एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर दे रखा है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो वर्त का जो क्षेत्रफल है हम जानते हैं πr² से ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें 154 सेमी स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ त्रिज्या ज्ञात करनी है। पाई का मान 22/7, आर पता नहीं है हमें, बराबर 154। या जब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आगे हम सरल करते हैं इसको। या r² = 154, और जब 22/7 इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। अब हम जानते हैं 2 का भाग दे सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 का भाग 22 में 11 बार, और 154 में 7 और 7 77 बार। 2 का भाग दिया 154 में। इस तरह से 11 का भाग, इसको और सरल कर लेते हैं, 77 गुणा 7/11। 11 का भाग 77 में 7 बार, तो क्या आया? 7 गुणा 7 आया। r² बराबर 7 गुणा 7 आया है, तो r बराबर क्या प्राप्त होगा? रूट होगा 7 गुणा 7 का, वर्गमूल करना है, एक जोड़ा बन रहा है समान संख्या का, तो यहाँ हमारा जो त्रिज्या है वो 7 सेमी प्राप्त होती है। इस तरह से इस खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? 7 सेमी। इकाई भी लगाना जरूरी है, 7 सेमी। अगला प्रश्न है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है?
देखिए शंकु होता है इस प्रकार, इस प्रकार शंकु होता है। इसमें ये ऊंचाई होती है ये वाली, जिसे हम h से व्यक्त करते हैं, इसे हम त्रिज्या कहते हैं, r से व्यक्त करते हैं, और ये जो है वो l है जो तिर्यक ऊंचाई है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अर्थात जो l स्क्वायर है यानी कर्ण हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू r आधार स्क्वायर प्लस लंब है वो h स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ मान रखेंगे, यहाँ रखने पर देखिए एल स्क्वायर बराबर r दे रखा है हमें, त्रिज्या है 6 सेमी, ऊंचाई है 8 सेमी। तो हल करने पर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 66, 36 और 66 कितने होते हैं 100। तो एल स्क्वायर बराबर 100 है, तो एल बराबर क्या होगा 100 का वर्गमूल होगा, कितना आ जाएगा 10 सेमी। अर्थात जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 सेमी प्राप्त होती है। इस तरह से हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अगला जो प्रश्न है, माध्य 3 गुणा माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस खाली जगह में क्या आएगा। ये हमें सांख्यिकी में से एक प्रश्न आया हुआ है। ये हम जानते हैं कि माध्यक और बहुलक में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, 3 गुणा माध्यक, मतलब माध्यक का 3 गुणा, माध्यक का 3 गुणा बहुलक तथा माध्य के 2 गुणा के योगफल के बराबर होता है। माध्यक का, ये माध्यक यानी माध्यिका, माध्यक का 3 गुणा बहुलक तथा उसके माध्य के 2 गुणे के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ दे रखा है 3 गुणा माध्यक एन एम, और ये एक्स बार है, 2 गुणा एक्स बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड, जेड का मतलब जेड लिखें या बहुलक, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे हम बहुलक लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है लिखा है वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। यहाँ हमें दे रखा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपरी सीमा है 75, निचली सीमा है 60 बट्टा 2। 75 और 60 कितने हो जाते हैं 5, 6 और 7 13 बट्टा 2। 135 में 2 का भाग देना है। 135 में जब 2 का भाग देंगे तो भाग गया 6 बार, बच जाएगा 1, फिर 15, 15 में भाग गया 7 बार, 1 से 5 बार भाग गया, तो क्या आएगा 67.5। तो इस खाली जगह में आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2026 बोर्ड के लिए। इस प्रकार का प्रश्न कोई आए कि वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए तो कर सकते हैं। कई बार वर्ग चिन्ह का सीधा सूत्र भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, जो भी हमारा वर्ग अंतराल होता है उसकी। अगला प्रश्न है एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। हम जानते हैं एक पासे को अगर फेंका जाए तो उस पर कौन कौन से अंक आते हैं। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर कौन कौन से अंक आते हैं देखते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यहाँ लिखा है कि पासे को फेंकने पर 6 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है, तो क्या प्रायिकता हुई
0, कोई संभावना नहीं, असंभव घटना है। 6 से बड़ा अंक राशि पे नहीं आ सकता। अगला जो प्रश्न है हमारा दिया हुआ है, यहाँ अब हम रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2, y बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 2, तो x y का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? यानी एलसीएम बताना है। यहाँ दे रखा है, देखो x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान से देखें और समझें। यहाँ हमें x और y दो संख्याएं दे रखी है और उसका एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम क्या होता है? किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घातों का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो यहाँ सब संख्याओं की, सब अभाज्य जो गुणनखंड है उन सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 की घात 2, 2 की घात 3 है, तो अधिकतम घात क्या हुई? 2 की घात 3। इस प्रकार 3 की घात 3 2 और 3 की घात भी 2 है, तो सेम है, तो अधिकतम घात 3 की क्या है? 2 है। 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड इसमें विद्यमान नहीं है। इसका करेंगे गुणा, जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 2 का गुणा 4, 4 और 2 का गुणा 8, गुणा 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 9, और 8 और 9 का गुणा क्या होता है? 72 होता है। 8 का पहाड़ा 9 बार बोलिए, 72 प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रश्न का एलसीएम क्या प्राप्त होता है हमें? 72। अगला प्रश्न है, बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद की शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? जैसा कि आपको पता है, किसी भी बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर करके उसके क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। और फिर चर एक भाग में चर है एक्स स्क्वायर, अचर है 3, तो इसका पक्षांतरण करके दूसरे भाग में राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अब क्या करना पड़ेगा हमें? 3 का वर्गमूल करना पड़ेगा। और हमें पता है किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर उसके मान प्लस माइनस में आते हैं। अर्थात एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार x का मान माइनस में ले लेते हैं, तो हमारे मूल है वो, सॉरी शून्यक है वो क्या प्राप्त हो जाएंगे? √3 और माइनस के √3, ये दो शून्यक प्राप्त हुए। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक ही होते हैं। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है, रेखिक समीकरण युगम x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें हल करने के लिए कोई विधि नहीं दे रखी है, तो हम अपने विधि से कर सकते हैं, जैसे कि विलोपन विधि हो गई या प्रतिस्थापन विधि हो गई। यहाँ हमें विलोपन विधि से हल करना बहुत सरल है रहेगा। पहले समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ क्या करेंगे? विलोपित करेंगे किसी भी एक पद को। चिन्ह क्या करेंगे? चेंज करेंगे, या फिर सीधा जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए y वाला पद विलोपित हो सकता है जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर प्लस माइनस कटेगा और x और x दोनों जुड़ के क्या हो गए? 2x। ये भी जुड़ जाएंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं यहाँ, तो यहाँ चिन्ह चेंज अब नहीं होंगे। 14 + 4 क्या हो गए? 18। तो x बराबर क्या प्राप्त होता है? 18/2। क्या आ जाएगा? 9। x का मान कितना आया है? 9 आया है। इस प्रकार ये x का मान हम कहाँ रख देंगे? किसी भी एक समीकरण रखने पर y का मान प्राप्त होगा। जैसे कि मैं यहाँ रख देता हूँ, पहले समीकरण में x प्लस वाई बराबर है 14, तो यहाँ x का मान रखते हैं, x का मान है 9 प्लस y का मान बराबर 14। तो यहाँ
y बराबर क्या होगा 14 माइनस 9। 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ 5 और x का मान क्या प्राप्त हुआ है 9। तो यहाँ इसके हल क्या प्राप्त हुए x बराबर 9 y बराबर 5। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। x की जगह रखेंगे 9, y की जगह 5, 9 5 14 होते हैं। 9 में से 5 घटाने पर 4 आते हैं। इस तरह से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है x और y के मान। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न आकृति में यदि डी ई जो समांतर है बी सी के, तो ई सी का मान बताना है, ये बताना है। यहाँ हमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करना है। आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा इस तरह से खींची जाए कि वह शेष बची दो भुजाओं को काटे, तो वह जो भाग होंगे वो बराबर होंगे। अर्थात ए डी बटा डी बी तथा ए ई बटा ई सी बराबर होंगे। तो यहाँ ए डी का मान रखते हैं 1.5, डी बी का मान रखते हैं 3, ए का मान 1 और ई सी हमें ज्ञात करना है। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करते हैं, ई सी यहाँ ले आते हैं, बाकी चर एक भाग में और अचर दूसरे भाग में। तो 3 और 1 का गुणा 3 और ई सी की जगह क्या आ जाएगा 1.5। अब इसको और सरल करने पर देखो, यहाँ से दशमलव हटाना है तो हमें 10 का अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा 10 और 3 का गुणा 30 और 1.5 और 10 का गुणा क्या होगा, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। 15 और 10 का गुणा करके एक अंक के बाद में पॉइंट लगाते हैं। तो क्या आया, ये आया हमारा 30/15 और 30 में जब 15 का भाग देते तो क्या आता है 2 आता है। अर्थात इसी कितना होगा 2 सेमी होगी। अगला प्रश्न लेते हैं हम, बिंदुओं -a, तथा -a, के बीच की दूरी। हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है, ये आपने देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया प्रश्न है। तो मान लेते हैं ए बिंदु है वह -a, है तथा दूसरा बी बिंदु है वह -a, है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, या √x2 कितना है, अगर हम इसको x1 y1 माने और दूसरे बिंदु को x2 y2 माने, तो यहाँ देख रहे हैं x2 कितना है -a -x1 क्या है, x1 क्या है हमारा माइनस का a है, ये भी माइनस में है। फिर इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है माइनस का a माइनस y1 क्या है प्लस का a है। तो ये माइनस तो था ही, स्क्वायर। इसको हम और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट माइनस, ये जो माइनस का a है और ये माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो गया प्लस, तो -a प्लस a का स्क्वायर प्लस -a और -a दोनों जुड़ जाएंगे -2a का स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो अब इसको सरल करते देखो, ये प्लस का ये माइनस का कट के 0 हो गया और 0 का स्क्वायर करें तो भी 0 ही आएगा। तो अगली स्लाइड लेते हैं, यही कर लेता हूँ मैं। तो या बराबर क्या हो जाएगा -2a का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर का मतलब है -2a गुणा -2a, तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, 2 और 2 का गुणा होगा 4, 1 और 1 का गुणा होगा 4a स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर।
और 4a² का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल होगा 2 और a² का वर्गमूल होगा a। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई, 2a प्राप्त हुई है। इस प्रकार के प्रश्न को हम इस तरह से करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास छठा प्रश्न दिया हुआ है, दिया हुआ है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। एक खंभा है, उसकी परछाई भी बराबर है। देखिए मान लीजिए ये खंभा है, जमीन के से ऊर्ध्वाधर खड़ा है और इसकी परछाई, मान लीजिए सूर्य इधर है तो परछाई इधर होगी। ये कह रहा है खंभे की परछाई ये और ये खंभे की ऊंचाई बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज बन गया। और आपसे पूछा जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है तो क्या होगा। तो सामने वाला कोण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब लेते हैं और ये क्या हो गया, आधार। तो हम जानते हैं लंब बटा आधार क्या होता है, लाल बट्टा कका से tan थीटा होता है। और साथ में हमने ये भी देखा कि यहाँ लंब यानी खंभे की ऊंचाई और छाया दोनों बराबर हैं, तो आप ए की जगह भी एल रख सकते हैं या एल की जगह भी ए रख सकते हैं। हम यहाँ एल की जगह, एल किसके बराबर है, ए के बराबर, तो यहाँ ए लिख देते हैं। ए बटा ए क्या हुआ, tan थीटा के बराबर हुआ, अर्थात एक में एक का भाग क्या आया, एक, बराबर क्या हुआ, tan थीटा। और किस कोण का मान है वो tan थीटा में एक के बराबर होता है, वो होता है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर होगा tan थीटा, तो थीटा का मान कितना आया है, 45 डिग्री आया है। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। यानी जो न्यून कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री होगा, तभी है वो इसकी खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, ये मीनार है और इसका आधार बिंदु ये से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, ये मान लीजिए 100 मीटर है और एक बिंदु है ये से उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, ऊपर का हिस्सा शिखर कहलाता है। ये वाला जो उन्नयन कोण है ये दे रखा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये मीनार कितनी होगी, तो ये न्यून कोण है दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा क्या लेते हैं, सदैव लंब, और ये क्या दे रखा है, आधार। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात करना है। लाल बट्टा का से L/A किसका सूत्र होता है, tan का, और tan कोण दे रखा है न्यून कोण 60 डिग्री। तो L कितना है, L दे रखा है हमें, नहीं दे रखा, L बटा A का मान कितना दे रखा है 100, और tan 60 का मान कितना होता है, हम जानते हैं tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। याद रखना है हमें, ये मान सारे याद रखने पड़ेंगे। tan 60 का मान यहाँ रख देते हैं √3। तो हमारा जो लंब है अर्थात जो मीनार है उसकी ऊंचाई, इसका वज्र गुणा कर देते हैं, इसके हर में एक का L से L और 100 का √3 से, तो 100√3 मीटर, ये हमारे मीनार की ऊंचाई प्राप्त होगी। इस तरह से हमें त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए किसी भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ऐसे है, ये वृत्त है, वृत्त में एक त्रिज्या क्या बना है, त्रिज्या है 7 सेमी और इसका त्रिज्या द्वारा अंतरित कोण है वो ये 60 डिग्री। तो चाप की, ये वाला जो चाप है A से B तक, इसकी लंबाई क्या होगी। तो किसी त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr थीटा बट्टा 360 डिग्री। यहाँ सारे मान रखेंगे, 2 पाई का मान 22/7
आर का मान 7 गुणा थीटा है 60 डिग्री और बट्टा में क्या है, बट्टा में ये हर में चला जाएगा 7 भी, बट्टा में है 360 डिग्री। देखो 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में 6 बार और 6 का भाग 36 में 6 बार। देखिए 7 से 7 कट गया, क्या बचेगा, शेष बचा है 2 गुणा 22, बाकी सारे काट दिए, बट्टा में 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, तो क्या है हमारे पास चाप की लंबाई है वो कितनी प्राप्त होती है, 22/3 सेमी। इसको हम और सरल कर सकते हैं, 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7.33, इस तरह से आ जाएगा। तो इस प्रकार हम चाप की लंबाई बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर दे रखा है, तो घन की भुजा क्या होगी। देखो घन का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L²। यहाँ दे रखा है 6L² किसके बराबर है, 1014 के बराबर है। आपको बताना है भुजा, तो इसको सरल करते हैं। L² बराबर क्या हो जाएगा 1014/6, भाग देते हैं, इसमें 1014 में 6 का यहाँ अलग से दे दें। हाँ तो 6 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, से 4 उतारेंगे 1, भाग गया 6 बार 36, शेष बचा 5, उतारेंगे 4, भाग गया 9 बार, तो क्या आया 1, 6 और 9। और हम जानते हैं कि L² बराबर 169 है, तो इसका क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, मतलब 169 को 13 गुणा 13 लिख सकते हैं, और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 13 इकाई हमारी मीटर। तो उस घन का जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, उस घन की भुजा है वो 13 मीटर प्राप्त होती है। इस तरह हमें एक अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दे रखा है 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या दे रखी है, आर का मान दे रखा है 7 सेमी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों ओर का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका 4πr² होता है। यहाँ आर दे रखा है तो यहाँ मान रख देते हैं, 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 घटा, 4 और 22 का गुणा 8, 8 गुणा 7, 8 और 7 का गुणा करते हैं तो देखिए क्या आया, 7 गुणा 8 56, हासिल के 5, 7 गुणा 8 56, 56 और 5 कितने होते हैं 61। इस तरह से 616 वर्ग सेमी, इकाई भी ध्यान रहे क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर में आएगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हमने माध्यमिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र हल किया है, जिसमें हमने सेक्शन ए के सभी प्रश्नों की चर्चा की है, जहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में बात की है। कुल मिला के एक एक नंबर के जो प्रश्न थे उनकी बात की है। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे सेक्शन दूसरे की, अर्थात सेक्शन बी की। तो आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अपने वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।